टाइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर मथुरा से है। मथुरा वृंदावन में यमुना में डूबने वाले 2 लोगों को और मिले हैं शव। यमुना में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ तथा पीएसी के सर्च ऑपरेशन के दौरान मिले यात्रियों के शव। अभी तक यमुना में डूबने वाले 13 लोगों को निकाले गए हैं शव। मृतक की संख्या बढ़कर 13 हुई है। अभी भी लगातार जारी है यमुना में सर्च ऑपरेशन। यमुना में डूबने वाले लोगों में अभी तक है 3 लोग लापता। अभी जो सर्च अभियान चल रहा है, जो नाव दुर्घटना हुई थी, उसके क्रम में अभी एक डेड बॉडी और रिकवर हुई है, जिसके बारे में अभी हम लोग इसमें और वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। सबको कितनी टीमें लगी हुई हैं और अब तक जो लापता लोग थे उसमें कितने लोग सर्च हो चुके हैं? लापता जो 5 के आसपास लोग थे, उसमें से 2 हो गए हैं और 7 सेक्टर बना के पूरे जो हमारा क्षेत्र है, केसी घाट से लेके 7 सेक्टरों में इसको विभाजित किया गया है, जहाँ पे सर्च टीमें लगातार इसमें अपना अभियान चल। खबर एटा से है, जहां ओयो होटल की आड़ में चल रहा देह व्यापार का भंडाफोड़। पुलिस रेड में बड़ा खुलासा, मैनेजर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। एसएसपी डॉक्टर इलामा राम और के निर्देश पर सीओ सिटी कृतिका सिंह की टीम ने न्यू क्लासिक ओयो होटल पर छापा मारा है। मचा हड़कंप। छापेमारी में कई युवक युवतियां संदिग्ध हालत में मिले हैं। पूछताछ में संगठित देह व्यापार की नेटवर्क का खुलासा हुआ। जांच में सामने आया ऑनलाइन बुकिंग और पेमेंट के जरिए ग्राहकों को महिलाओं की सप्लाई की जाती थी। पैसे का बंटवारा तय तरीके से होता था। मौके से मोबाइल फोन, नकदी और आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। अहम सुराग पुलिस के हत्थे लगे हैं। पुलिस ने होटल मैनेजर मनवीर को हिरासत में लेकर अनैतिक देह व्यापार अधिनियम 1956 की धारा में मुकदमा दर्ज किया। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। कोतवाली देहात क्षेत्र के कासगंज रोड ओवरब्रिज समीप न्यू क्लासिक होटल पर पुलिस का छापा पड़ा। कल दिनांक 11/4 को मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि महाराज रोड पर न्यू क्लासिक होटल में देह व्यापार संचालित हो रहा है। इस सूचना पर समस्त कोतवाली देहात की थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर छापेमारी की गई। सूचना मिलते ही मैं क्षेत्राधिकारी, नायब तहसीलदार, महिला थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। वहां समस्त पूरे होटल को चेक किया गया और गतिविधियां संदिग्ध पाई गई। इस आधार पर संपूर्ण होटल को सीज कर दिया गया। मौके पर 3 लड़कियों को रेस्क्यू किया गया, जिनको सकुशल महिला थाना रवाना कर दिया गया। उसके बाद होटल मैनेजर को गिरफ्तार किया गया। होटल मैनेजर और संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबर सीतापुर से है, जहां नाली के विवाद में दबंगों ने घर में घुसकर बेरहमी से पीटा है। एक ही परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। परिजनों ने पुलिस से की शिकायत। पुलिस मामले में जांच में जुटी है। जनपद के थाना बिस्वा क्षेत्र के चांदपुर गांव का पूरा मामला बताया जा रहा। पड़ोस की जो है पुरानी रंजिश है, असल में शादी कर लिया था लड़की से। हाँ। हम लोग अपने दिन में तो 3-4 साल बीत गए, कुछ नहीं करेंगे। हाँ। अब जब दूसरे से नहीं होता है विवाद, तो आए क्या हमने जो है हमने छोटे वाले भाई की रिवायत, उनकी सगी बहन है, मतलब मेरी करके शादी हुई के रहा है, तो जो है आज रंजिश तो आ गया पूरे घर में सब। इटावा जिले के 2 थाना क्षेत्र में चलाए गए सघन चेकिंग अभियान में इटावा पुलिस एवं प्रशासन ने अवैध खनन और साथ ही ओवरलोडिंग और एवं बिना प्रशासन ने अवैध खनन और साथ ही ओवरलोडिंग, बिना नंबर प्लेट और अवैध परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। डीएम और एसएसपी के निर्देशन में चल रहे इस अभियान में वैदपुरा और साथ ही बड़पुरा थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से कई वाहनों को सीज किया है और लाखों का जुर्माना वसूला। ये अभियान बीते कई दिनों से चल रहा है। बीती रात और रविवार
रविवार सुबह थाना वैदपुरा पुलिस ने खनन विभाग और परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर वैदपुरा चौराहे पर सघन चेकिंग अभियान चलाए है। इस दौरान ओवरलोड वाहनों और अवैध खनन में शामिल लोगों को और साथ ही बिना वैध कागजात के परिवहन करने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं थाना बड़पुरा पुलिस ने चंबल ब्रिज पर सघन चेकिंग अभियान चलाया है। इस दौरान बड़ी संख्या में वाहनों की जाँच की गई और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई भी की गई है। इटावा पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि अवैध खनन, ओवरलोडिंग या अवैध परिवहन से जुड़ी किसी भी जानकारी को तुरंत पुलिस या संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाया जाए। पुलिस का कहना है इस तरह के अभियानों को लगातार जारी रखा जाएगा ताकि अवैध गतिविधियों का पूरी तरह से नियंत्रण उन पर पाया जा सके। कानपुर में दलित छात्र का आरोप, न्याय के बदले मिल रही मौत की धमकी। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां छत्रपति शाहू महाराज विश्वविद्यालय के एक दलित छात्र सचिन चंद्रा ने पुलिस और प्रभावशाली लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्र का कहना है कि उसे इंसाफ मिलने के बजाय लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही। आरोप है कि पुलिस के कुछ आला अधिकारी और कर्मचारी इस मामले में शामिल हैं और उसे हाफ एनकाउंटर की धमकी दे रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला 26 अक्टूबर 2024 से शुरू हुआ। छात्र सचिन चंद्रा का आरोप है कि उनके पड़ोसी दरोगा और उनके साथियों, जिनमें डीसीपी वेस्ट के पीआरओ निखिल शर्मा, दरोगा प्रशांत शर्मा और एसएचओ पंडित दीनानाथ मिश्रा भी शामिल हैं, उनकी दलित पहचान के कारण उनके साथ बर्बरता का आरोप है और उनके मुंह में पिस्टल डालकर जान से मारने की कोशिश की गई। जाति सूचक गालियां दी गई हैं। दिसंबर 2024 में छात्रा का दावा है कि शिकायत करने पर उल्टा उसी के खिलाफ छेड़छाड़ का झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। फरवरी 2025 छात्र ने हार नहीं मानी और इलाहाबाद हाईकोर्ट से स्टे लिया। जुलाई 2025 कोर्ट के कड़े रुख के बाद अंततः आरोपी पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन मामला यहीं शांत नहीं हुआ। सचिन चंद्रा का कहना है कि जनवरी 2026 में उन पर केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा। ताजा घटना 8 अप्रैल 2026 की है, जब कल्याणपुर इलाके में बाइक सवार युवकों ने उन्हें रोककर धमकी दी और साथ ही चार्जशीट तो हमारे हिसाब से लगेगी, ज्यादा कोर्ट के चक्कर काटे तो हाफ एनकाउंटर करा देंगे, ऐसा कहा गया। मामले की निष्पक्ष जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी एसआईटी से कराई जाए। मेरा नाम सचिन चंद्रा है। मैं झांसी का निवासी हूँ। मैं कानपुर विश्वविद्यालय छत्रपति शाहू जी महाराज में बीवॉक इंटीरियर डिजाइनिंग का छात्र हूँ। मेरे साथ 26 अक्टूबर 2024 को डीसीपी पश्चिम के पीआरओ निखिल शर्मा ने मारपीट की थी। हमारे कमरे में घुस के 10 से 15 पुलिस वाले घुसे, उन्होंने मारपीट की मेरी जाति को लेके। आगे फिर उसके बाद कहाँ कंप्लेंट करी थी? उसके बाद हमने 100 नंबर डायल करी। 100 नंबर डायल करके हमें नवाबगंज थाने ले जाया गया। नवाबगंज थाने के माध्यम से हमारा सरकारी मेडिकल हुआ। सरकारी मेडिकल करा के जब मुझे थाने ले जाया गया, हमने बोला दीनानाथ मिश्रा जी वहाँ एसएचओ थे कि सर हमारी एफआईआर लिख लीजिए, तो उन्होंने ही उल्टा हमारा विरोध किया कि इनकी एफआईआर इनके खिलाफ तुम एफआईआर मत लिखो, वरना तुम्हें ये फंसा देंगे, ये कर देंगे। मैं आप चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, किसी व्यक्ति का अगर मेडिकल होता है तो प्रशासन की प्राथमिकता होती है कि उसकी एफआईआर लिखी जाए, क्योंकि उसी के आधार पे वो जांच करेंगे कोई बच्चा अगर चोटिल है। पर पंडित दीनानाथ मिश्रा जी ने ऐसा नहीं किया। जब उन्हीं के सामने हम जब चौकी में खड़े हुए थे तो हमारे पास सीयूजी नंबर एसीपी कर्नलगंज के ऑफिस से फ़ोन आता है, जो कि निखिल शर्मा करवा रहे थे। उन्होंने फ़ोन किया कि तुम एफआईआर वापस ले लो, वरना तुम्हें फर्जी मुकदमे में फंसा देंगे। इस चीज़ को हमने लाउड स्पीकर पर नवाबगंज थाना प्रभारी को बताया, तो नवाबगंज थाना प्रभारी हमसे कहते हैं कि चलो रुको, हम घटनास्थल पर जाके तुम्हारी जाँच करते हैं। जिस घर में मैं रहता था वहाँ 8 से 9 कैमरे लगे हुए हैं। एक अच्छी सोसाइटी है, वहाँ हर घर में एक कैमरा है। वहाँ सरकारी कैमरे जो खम्भे पे लगे हुए थे वो भी लगे हुए हैं। पर पंडित दीनानाथ मिश्रा जी वहाँ जाते हैं, हमें फ़ोन करते हैं वापस कि बेटा कि तुम इनके खिलाफ मत लड़ो, वो डीसीपी पश्चिम के पीआरओ हैं, वो तुम्हें फंसा देंगे और हम उसमें नहीं बचा पाएंगे और तुम वापस चले जाओ। तो हम नहीं मानते हैं, तो वो कहते हैं कि अब तुम वहीं बैठो। और हम पूरी रात उस दिन चौकी में बैठे रहते हैं। सुबह संडे था, तो जब संडे था तो वहाँ पे हमसे दरोगा जी कहते हैं अब चले जाओ, वैसे एसएचओ साहब आएंगे नहीं क्योंकि संडे है।
तो हम फिर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम 29 तारीख को डीसीपी पश्चिम के पास जाते हैं। डीसी पश्चिम को हमने ये होते हैं कोर्ट के आदेश पर आपका मुकदमा हुआ। जी जी ठीक है, उसके बाद रिसेंटली आप लोगों को धमकी वाली बात कर रहे हैं। जी जी तरीके क्या हुआ? ये 8 अप्रैल को जब हम दलहन क्रॉसिंग से जा रहे थे तो हमें 2 व्यक्ति अज्ञात रोकते हैं और 2 व्यक्ति हमसे कहते हैं कि बेटा जो इंस्टाग्राम पे तुम रीलें डाले हो, तुम न्यायालय से कितने भी आदेश ले आओ, जांच कानपुर प्रशासन को ही करनी है और हमें ही करनी है, तुम ज़्यादा हवा में मत उड़ो वरना तुम्हारी हम जिंदगी खराब कर देंगे। जो 8 अप्रैल 2026 को हमको धमकी मिली है, ऐसी धमकी हमको जनवरी में भी मिली थी। जनवरी में हम सीधा हाफ एनकाउंटर की धमकी उन्हें दी थी। और हम जब एसीपी कोर्ट का जो मुकदमा हुआ SC/ST कोर्ट ने किया है, तो इसकी जांच एसीपी कर्नलगंज कर रहे थे, तो उन्हें भी हमने इस बारे में अवगत कराया। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, ऐसा होता है, तुम्हें कोई भी दिक्कत होगी तुम हमें फ़ोन कर लेना। तो हमें जब जान का खतरा है, हम इस चीज़ को थाना एसीपी को अवगत करा रहे हैं, तो एसीपी साहब हमारी मदद करने की बजाय हमसे कहते हैं चीज़ें हम देख लेंगे। तो वो कैसे देख लेंगे? क्या वो जब तक प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज नहीं करेंगे तो वो जांच किस चीज़ की करेंगे? प्रशासन में तो यही कहा जाता है। हम ये चाहते हैं कि हमारी SIT की जांच की मांग की जाए, क्योंकि जब प्रशासन जो आरोपी है, आरोपी ही अगर जांच करेगा तो हम छात्रों को न्याय कहाँ से मिलेगा? और हम अपनी जांच SIT के माध्यम से करवाना चाहते हैं। इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। कल हुई बुजुर्ग महिला की हत्या का शेरकोट पुलिस ने किया खुलासा। बुजुर्ग महिला की हत्या करने वाला जीशान मुठभेड़ में हुआ अरेस्ट। कल पत्थर से कुचलकर बुजुर्ग महिला की कर दी थी निर्मम हत्या। आरोपी ने लूट के बाद बुजुर्ग महिला की विरोध करने पर की थी हत्या। सीसीटीवी कैमरे की मदद से पुलिस ने आरोपी को दबोचा है। आरोपी ने पुलिस के ऊपर की अवैध तमंचे से फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी। थाना शेरकोट के अफजलगढ़ रोड स्थित सिंचाई की सिंघाई की पुलिस के पास का पूरा मामला बताया जा रहा। दिनांक 11 अप्रैल 2026 को प्रातः 6 बजे के आसपास शेरकोट अफजलगढ़ मार्ग पर हाईवे से लगभग 200 मीटर अंदर जंगल क्षेत्र में एक वृद्ध महिला का शव बरामद हुआ था, जिसके चेहरे पर चोट के निशान पाए गए। शव की शिनाख्त श्रीमती कश्मीरी देवी, उम्र लगभग 70 वर्ष, निवासी नई बस्ती कालागढ़, थाना अफजलगढ़ के रूप में की गई है। इस प्रकरण में थाना शेरकोट पर मुकदमा अपराध संख्या 65/26 धारा 103A तथा 238 BNS बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया है। विवेचना के दौरान अभियुक्त जिशान पुत्र शराफत निवासी थाना नेटोर का नाम प्रकाश में आया। अभियुक्त ने बताया कि उसने मृतका को धामपुर में एक अस्पताल से लूट के उद्देश्य से लिफ्ट दी थी। अफजलगढ़ हाईवे पर उसने पत्थर से प्रहार कर मृतका की हत्या कर दी। मौके पर अभियुक्त की निशानदेही पर बरामदगी के दौरान अभियुक्त के पैर में गोली लगी है, जिसे उपचार हेतु CSC भेज दिया गया है। मौके से मृतका का मोबाइल फोन तथा 2000 रुपये नगद, एक अवैध तमंचा 315 बोर का, मय खोखा कारतूस तथा आला कत्ल पत्थर बरामद कर लिया गया है। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस UP 20 CP 3679 जिसका नंबर है, उसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। पुलिस मुठभेड़ के संबंध में अलग से अभियुक्त पंजीकृत किया जा रहा है तथा अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर सोनभद्र से है, जहां रुद्र माइनिंग एंड कंपनी के खनन मार्ग को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। स्कूल के पास से गुजर रहे ट्रकों से बच्चों की जान को खतरा है और साथ ही महलपुर प्राथमिक विद्यालय के पास से गुजरता है खनन मार्ग। दिन भर भारी वाहनों के आवागमन से बनी रहती है जाम की स्थिति। कई बार स्कूल की दीवार से सट कर गुजरती है भारी वाहन। अभिभावकों ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और साथ ही बच्चे मुख्य गेट छोड़ पीछे के रास्ते से आने जाने को मजबूर है। पीछे के रास्ते में भी खेत और जहरीले जीवों का खतरा है। भारी वाहनों पर नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था की मांग उठी है।
बालू खनन मार्ग को लेकर ग्रामीणों का विरोध, स्कूली बच्चों की सुरक्षा पर बड़ा खतरा मंडरा रहा। आपको बता दें, रुद्र माइनिंग एंड कंपनी नामक बालू खनन क्षेत्र में जाने वाले मार्ग को लेकर स्थानीय ग्रामीणों में गहरा आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों का कहना है, खनन क्षेत्र तक पहुंचने के लिए उपयोग किया जा रहा रास्ता महलपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय के बिल्कुल समीप से होकर गुजरता है, जहाँ प्रतिदिन बड़ी संख्या में छोटे छोटे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। ऐसे में दिन भर बालू लदे भारी वाहनों का आवागमन बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर खतरा बन गया है। ग्रामीणों के अनुसार खनन क्षेत्र में जाने वाले बड़े ट्रक और साथ ही डंपर अक्सर सड़क पर ही खड़े होकर मुड़ते हैं, जिससे स्कूल के पास जाम की स्थिति बन जाती है। कई बार ये वाहन विद्यालय की दीवार से सटकर गुजरते हैं, जिससे बच्चों के साथ किसी भी समय हादसा हो सकता है। वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि खनन मार्गों को विद्यालय से दूर किया जाए, भारी वाहनों के आवागमन पर नियंत्रण लगाया जाए ताकि अवैध खनन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। साथ ही बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाए ताकि किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके। विद्यालय के पास से गुजर रही बालू के खनन के मुद्दे पर ABSA लोकेश कुमार मिश्रा ने कहा कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है। इस मुद्दे पर जुगौल थाना प्रभारी से बात करते हुए रास्ता निकाला गया। कुछ दरअसल स्कूल के बच्चे सुरक्षा कारणों से स्कूल के मेन गेट से ना निकलकर पीछे के रास्ते से निकलते हैं। वहां भी उनको जोखिम हो सकता है, क्योंकि खेत से होकर जाने में जहरीले जीव जंतु के काटने का डर होता है और खेत वाले किसान जुताई के समय बच्चों को रास्ते से जाने से रोकते हैं। रात के समय स्थिति और भी भयावह हो जाती है। अंधेरे में तेज रफ्तार से दौड़ती बालू लदी गाड़ियों के कारण सड़क पर चलना मुश्किल हो जाता है। ट्रकों से गिरने वाला पानी और बिल्कुल बालू सड़क को फिसलन भरा बना देते हैं, जिससे आए दिन दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। एक मिनट सर, खबर सोनभद्र से है, जहां बालू खनन मार्ग को लेकर ग्रामीणों का विरोध, स्कूली बच्चों की सुरक्षा पर बड़ा खतरा है। रुद्र माइनिंग एंड कंपनी नामक बालू खनन क्षेत्र में जाने वाले मार्ग को लेकर स्थानीय ग्रामीणों में गहरा आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि खनन क्षेत्र तक पहुंचने के लिए उपयोग की जा रही रास्ता महलपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय के बिल्कुल समीप से होकर गुजरता है, जहाँ प्रतिदिन बड़ी संख्या में छोटे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और उससे ऐसे में दिन भर बालू लदे भारी वाहनों का आवागमन बच्चों की सुरक्षा के लिए गंभीर है। अभिभावकों ने चिंता जताते हुए कहा कि बच्चों को स्कूल भेजना अब जोखिम भरा हो गया है। वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि खनन मार्ग को विद्यालय से दूर किया जाए, भारी वाहनों के आवागमन पर नियंत्रण लगाया जाए ताकि अवैध खनन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जा सके। साथ ही बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। विद्यालय के पास से गुजर रही बालू के खनन के मुद्दे पर ABSA लोकेश कुमार मिश्रा ने कहा कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है। इस मुद्दे पर जुगौल थाना प्रभारी से बात कर कुछ रास्ता निकाला जाएगा। दरअसल स्कूल के बच्चे सुरक्षा कारणों से स्कूल के मेन गेट से ना होकर पीछे के रास्ते से गुजरने को मजबूर है। और साथ ही आपको बता दें कि इसके अलावा ग्रामीणों में रुद्र माइनिंग क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध खनन का भी आरोप लगाया गया। उनका कहना है कि निर्धारित क्षेत्र से बाहर जाकर खनन किया जा रहा, नाव में मशीन लगाकर नदी से बालू निकाली जा रही। ग्रामीणों का आरोप है इस पूरे मामले में संबंधित विभाग की मिलीभगत हो सकती है, जिसके चलते अवैध खनन पर रोक नहीं लग पा रही। इसका सीधा असर पर्यावरण पर पड़ रहा है और साथ ही सोन नदी में पाए जाने वाले जलीय जीव जंतु जैसे कछुए राष्ट्रीय स्तर पर महंगी टेगरा मछली के साथ राहू, कतला, गोच, विभिन्न प्रजातियों की मछलियां अब धीरे धीरे विलुप्त होने की कगार पर है। बता दें कि प्रदेश में योगी सरकार की सख्त कानून व्यवस्था और खनन निदेशालयों के द्वारा खनन नियंत्रण के दावों के बावजूद जमीनी स्तर पर नियमों की अनदेखी की जा रही है।
खबर डीडवाना से है, जहां शहर के पौष इलाके गठानी हाउस कॉलोनी में बीती रात चोरों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। लाखों रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया गया। जानकारी के अनुसार ये चोरी शिक्षाविद और कॉलेज के संचालक विशाल सिखवाल के निवास पर हुई है। जानकारी के मुताबिक विशाल सिखवाल का परिवार वर्तमान में तिरुपति बालाजी के दर्शन करने गया हुआ था। घर को सूना पाकर चोरों ने इत्मीनान से इस वारदात को अंजाम दिया है। घटना का पता आज सुबह चला है, जिसके बाद स्थानीय पुलिस और साथ ही FSL टीम तुरंत मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए हैं। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने पर दो संदिग्ध युवक नजर आ रहे हैं। फुटेज में एक युवक आगे चल रहा है, वहीं दूसरा अपने कंधे पर सफेद रंग का कट्टा लटकाए हुए है और जिसमें चोरी का सामान होने की आशंका जताई जा रही है। वारदात तड़के करीब 3:30 पर की बताई जा रही है। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार चोरों ने घर में लगभग 4 लाख नगद और लाखों रुपए की कीमत के सोने चांदी के जेवरात चोरी किए हैं। मकान मालिक के कल वापस लौटेंगे, जिसके बाद औपचारिक रिपोर्ट दर्ज करवाई जाएगी। घटना की गंभीरता को देखते हुए वहां पुलिस ने स्पेशल टीम ने भी वहां फिंगरप्रिंट और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं। कोटा शहर को ट्रैफिक सिग्नल फ्री बनाने के लिए करोड़ों रुपए से अधिक खर्च किए गए, लेकिन इसके बावजूद शहर के प्रमुख चौराहों पर जाम की समस्या लगातार बनी हुई है। अवैध पार्किंग, अतिक्रमण और अव्यवस्थित ट्रैफिक कारणों के व्यवस्था के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कोटा में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के उद्देश्य से शुरू की गई सिग्नल फ्री योजना जमीनी स्तर पर प्रभावी होती नजर आ रही है। शहर के मुख्य चौराहों जैसे कॉमर्स कॉलेज चौराहा, केशवपुरा चौराहा, महावीर नगर चौराहा आज भी जाम की समस्या से जूझ रहा है। इन चौराहों पर सबसे बड़ी समस्या अवैध पार्किंग और सड़क किनारे अतिक्रमण की है। दुकानों के बाहर खड़े वाहन, अस्पतालों के बाहर नो पार्किंग वाहन और साथ ही बिना नियमों के पार्किंग से सड़कें संकरी होती जा रही हैं, जिससे यातायात बाधित होता नजर आ रहा। हालात ये है कि शाम के समय इन इलाकों में लंबा जाम लग जाता है, जिससे आमजन ऑफिस से आने वाले लोगों को रोजाना परेशानी उठानी पड़ती है। प्रशासन की भूमिका पर सवाल है। इतनी बड़ी साजिश खर्च होने के बावजूद, राशि खर्च होने के बावजूद ट्रैफिक मैनेजमेंट सही तरीके से लागू नहीं हो पाने पर प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है यदि अतिक्रमण और अवैध पार्किंग पर सख्ती से कार्रवाई नहीं की गई तो काफी हद तक समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। परशुराम जन्मोत्सव को लेकर विशाल भजन संध्या का होगा आयोजन। खबर बालोतरा से है, जहां भगवान श्री परशुराम के पावन जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर शहर में पहली बार भव्य भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन 18 अप्रैल 2026 शनिवार को रात्रि 8 बजे से गायत्री चौक बालोतरा में होगा। कार्यक्रम को लेकर समाज में विशेष उत्साह देखने को मिला है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। इस भव्य आयोजन को पोस्टर विमोचन और साथ ही ब्रह्मधाम गादीपति तुलसीराम जी महाराज और साथ ही निर्मल दास जी महाराज, परशुराम गिरी जी महाराज के कर कमलों द्वारा किया गया। इस दौरान उन्होंने आयोजन की सराहना करते हुए इसे समाज में सकारात्मक सामूहिकता और साथ ही सार्थकता का संदेश देने वाला बताया है। कार्यक्रम के निवेदक समस्त ब्राह्मण समाज बालोतरा हैं, जो इस आयोजन के माध्यम से समाज को एकजुट करने और धार्मिक भावनाओं को सशक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। आयोजन स्थल पर भक्ति रस से सराबोर भजनों की प्रस्तुतियां होंगी, जिससे वातावरण भक्तिमय हो जाएगा। समाज के पदाधिकारियों ने अधिक से अधिक लोगों से कार्यक्रम में भाग लेकर इसे सफल बनाने की अपील की है। खबर निवाई से है, जहां श्री श्याम धर्मार्थ सेवा संस्थान निवाई की ओर से विशाल निःशुल्क चिकित्सा एवं रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ नगर पालिका के श्यामा प्रसाद मुखर्जी सामुदायिक भवन निवाई में शनिवार की सुबह 10 बजे निवर्तमान पालिका अध्यक्ष दिलीप इसरानी ने फीता काटकर किया और साथ ही संस्थान के मंत्री नितिन छाबड़ा ने बताया कि शिविर के शुभारंभ पर संत मनीष दास महाराज ने दीप प्रज्वलन किया। इस मौके पर संत मनीष दास महाराज ने कहा, परोपकार ही मानव का सबसे बड़ा धन है, इसलिए जीवन में सदैव परोहित करते रहना चाहिए। दीनहीन की सेवा ईश्वर के सेवा समान। और साथ ही उन्होंने कहा कि जीवन क्षण भंगुर है और इसलिए मानव की सेवा ही परम धर्म मानते हुए यथार्थ के साथ सार्थक बनना चाहिए। और उन्होंने कहा कि भारत के ऋषि व
मनीषी सदैव अपने आश्रम, गुरुकुल और अन्य स्थानों पर आमजन की सेवा करते आ रहे हैं और जीवन का अमूल्य सार यही है। शिविर के उद्घाटन समारोह में निवर्तमान पालिका दिलीप इसरानी ने कहा कि वहां रुग्ण मानव की सेवा प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। रक्तदान करने आई हूँ। नमस्कार, आप रक्तदान शिविर में कितना समय हो गया आपको रक्तदान शिविर करते हैं, इसके बारे में बताइए। आप बोलो। मैं रक्तदान शिविर में 8वीं बार रक्तदान करने आई हूँ। आज मैं ग्रामीण महिलाओं या शहरी महिलाओं सभी से ये कहना चाहूँगी, जिनमें अगर शक्ति है तो वो रक्तदान जरूर करें। एक समाज सेवा का कार्य है। इसको करने से अपन किसी भी जरूरतमंद को उसके इलाज बीमारी से बचा सकते हैं। कितना समय हो गया आपको रक्तदान देते हुए? मैं मतलब ये देख लो, मैं सीनियर में पढ़ती थी जब से रक्तदान कर रही हूँ, तो आज मेरे को 8वां बार रक्तदान करने आई हूँ यहाँ। कैसा महसूस कर रहे हो आप? कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। नारी शक्ति के बारे में? नारी शक्ति के लिए यही कहना है कि नारी में इतनी शक्ति कि जब वो एक बड़े परिवार को चला सकती है, तो एक रक्तदान बहुत मामूली सी बात है मेरी नज़र में। अगर शक्ति है तो रक्तदान जरूर करें। दिलीप इसरानी के बारे में बताइए, जो इन्होंने। दिलीप इसरानी जी बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व, उनका जो नेचर है वो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। मैं उनके बेटे के बर्थडे पे भी मैंने रक्तदान किया है। आज मुझे मौका मिला तो आज मैं उनके जन्मदिन पर भी रक्तदान करने आई हूँ। इससे मुझे बहुत खुशी मिली है। वास्तव में वो नगरपालिका अध्यक्ष दोबारा बनने लायक पर्सन है। मेरा नाम अंकुर बारिक है और मैंने आज ब्लड दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा और सबको ब्लड देना चाहिए। यहाँ सबकी भीड़ थी, अच्छा लगा प्रोग्राम देख के। काफ़ी संख्याओं में भीड़ है, कोई जांच कराने आ रहा है, कोई क्या कराने आ रहा है। तो ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए। चेयरमैन साहब को धन्यवाद है। दूसरी बार है मेरा, फर्स्ट टाइम उसके टाइम दिया था MLA साहब के टाइम। देना चाहिए ब्लड सबको। मेरा नाम कविता और मैं निवाई से ही हूँ। सामुदायिक भवन में फर्स्ट टाइम मैंने ब्लड डोनेशन किया है। मुझे अच्छा फील हुआ एंड हर महीने लेनी चाहिए। बॉडी का सर्कुलेशन ठीक रहता है कि आगे जाके जिनको ब्लड की कमी रहती है उनको मदद मिलती है। ब्लड देते रहना चाहिए ताकि हम मदद कर सकें आगे जाके और लोगों के लिए। खबर भरतपुर से है, जहां चिकसाना थाना क्षेत्र के चार्लीगंज इकरन गांव में बिजली तार चोरी करने पहुंचे बदमाशों के साथ बड़ा हादसा हो गया। शनिवार देर रात करीब 7 बजे 1100 kV की नई विद्युत लाइन के तार चोरी करने पहुंचे थे। तभी करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। चिकसाना थाना के ASI हुकुम सिंह ने बताया है कि मृतक की पहचान मथुरा के कृष्ण धाम कॉलोनी निवासी सुनील के रूप में हुई है। करंट लगने से वह बुरी तरह झुलस गया और उसका शव तारों के बीच में ही लटक गया। वहीं मथुरा के देवीपुरा गांव निवासी गौरव सैनी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जैसे ही RBM अस्पताल में भर्ती कराया गया, हालात गंभीर होने पर जयपुर रेफर किया गया। पुलिस के मुताबिक इसी लाइन में 3 दिन पहले भी तार चोरी की घटना हुई थी, जिसके बाद ठेकेदार ने नए तार डालकर लाइन चालू कराई थी और सूचना मिलते ही वहां पुलिस मौके पर पहुंची और शव को तारों से उतरवाकर RBM अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने यह भी बताया कि मृतक सुनील के खिलाफ पहले भी विद्युत लाइन चोरी के 3-4 मामले दर्ज हैं। साहब कोई मामला आया है तो करंट से जल के, क्या मामला पूरा बताएं। आज सुबह थाना चिकसाना पर सूचना प्राप्त हुई कि हार इकरन में तेल मिल के सामने खेतों पर बिजली के पोल पर किसी मृतक की डेड बॉडी रखी हुई है। इस पर थाना आजा से रवाना होकर मौके पर पहुंचे, जहां पोल पर बिजली के तारों पर एक
मृतक की बॉडी लटकी हुई थी, जिसकी मृत्यु करंट लगने से हो गई। इस पर बिजली विभाग को सूचना दी गई, बिजली विभाग को बुलाया गया तथा बॉडी को नीचे उतरवाया गया। मृतक के पिता इंद्रजीत पुत्र बीरी जाति ठाकुर निवासी कृष्णाधाम कॉलोनी मथुरा मौके पर आ चुके थे। वो मृतक की पहचान उसके पिता इंद्रजीत द्वारा की गई। मृतक का नाम सुनील पुत्र इंद्रजीत जाति ठाकुर, उम्र 30 साल, निवासी कृष्णाधाम कॉलोनी मथुरा, थाना हाईवे मथुरा, जिला मथुरा। घटना क्या है सर? ये चोरी की घटना ये आज से 4-5 दिन पहले ये वहीं से इकरान हार में से बिजली के पोलों से वायर काट के ले गए थे तार, फिर दोबारा चोरी करने आए थे। तो एक अकेला था या साथी के साथ? उसके साथ एक गंभीर रूप से घायल है, झुलस गया है, वो भर्ती है। बिजली विभाग भी कोई मुकदमा दर्ज करा रहा है क्या इनके खिलाफ? हाँ, रिश्वत करा दिया होगा थाने पर। टोटल कितने लोग आए थे चोरी करने के लिए? अब ये अंदाजा नहीं है, पर 7-8 लोग थे। घटना कितने बजे? बोलेरो पिकअप गाड़ी भी इनके साथ थी। जब्त की होगी? अभी जब्त नहीं की, पर मालूम पड़ गया कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। अब ये मालूम नहीं ले लिया होगा। रात को घटना कितने बजे की होगी लगभग? रात को इनके मतलब सुनील के परिजन ने बताया था कि इसके घायल व्यक्ति के मतलब फोन किया था उसने। ऐसा भी बताया जा रहा है मृतक जो है उसके खिलाफ कई चोरी के मामले दर्ज हैं। हाँ, 4 बता रहे थे। तो ये क्या बिजली के तार ही चोरी करता था या वैसे भी कुछ? इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।